हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसे हम हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल से समझेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, विपुल मात्रा में पाया जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। अब हम जानेंगे एक एक गैस के बारे में कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस कितनी है और किस कारण मौजूद है और उसके क्या काम है। सबसे पहले 78%। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% हमारे वायुमंडल में। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? लगभग 21%। आर्गन कितना है? लगभग 96 है। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। राइट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है। और उसका काम क्या है ये भी जान लीजिए। इसका काम है कि हमारे वायुमंडल, अगर इस वायुमंडल में कोई आग लगती है तो उसे कंट्रोल करे, बढ़ने ना दे, ये इसका काम है। दूसरा काम है, इसी के जरिए हमारे पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं और वही प्रोटीन हमारे पास आती है। आपको एक बात और बता दूं, और ये जो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में 128 किलोमीटर ऊंचाई तक देखने को मिलता है। कितना? 128 किलोमीटर। राइट ना। चलिए अब हम आते हैं दूसरा गैस ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन आप जानते होंगे, यह एक बहुत प्राणदायी गैस है जो हर एक जीव जंतु लेता है। पृथ्वी एक ऐसा गैस है जहाँ ऑक्सीजन विपुल मात्रा में मौजूद है। चलिए सबसे पहले इसकी गुण देखते हैं। ये 21% है हमारे वायुमंडल में और इसका काम है जलने में सहायता करना, यानी किसी भी आग को जलने में ये मदद करती है। और यह हमारे वायुमंडल में 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितना? 16 किलोमीटर। ओके राइट। नेक्स्ट आपका ये क्या है? आर्गन। आर्गन के बारे में तो मैं बता ही दिया हूँ, 0.93 है। यह एक निष्क्रिय गैस है। राइट। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। यह हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट फैला हुआ है? 0.03। तो अब इसके हम काम को समझें कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ही रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार मदद करते हैं? तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसके जो निकलने वाले वेव लेंथ होंगे उतने ही छोटे होंगे। तो आपको मालूम है कि सूर्य सबसे ज़्यादा बहुत गर्म है, तो इसलिए इसके जो वेव लेंथ होते हैं ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। और जो कम गर्म होते हैं उसके वेव लेंथ कैसे होंगे? ऐसे होंगे। अब इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर ये किस प्रकार हमारे पृथ्वी को गर्म करती है और कैसे हमारे वायुमंडल को गर्म करती है। ये हमारा पृथ्वी है। मान लीजिए आपका ये सूर्य है, ये सूर्य है। तो जब ये हीट पैदा करती है तो इससे विकिरण निकलती है और इसके जो वेवलेंथ है वो इस प्रकार से हमारे पृथ्वी में इंटर करते हैं। क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं इसलिए हमारे वायुमंडल में बहुत आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और हमारी पृथ्वी को यह क्या गर्म करते हैं। इससे एक क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया कि हमारा पृथ्वी किस विधि से गर्म होता है। तो किस विधि से गर्म होता है? विकिरण विधि से गर्म होता है। अब नेक्स्ट, जब हमारा पृथ्वी गर्म हो जाता है तो ये भी वेवलेंथ छोड़ता है, यह भी हीट प्रोड्यूस करता है। और वेवलेंथ जब इसके निकलते हैं तो कैसे वो निकलते हैं? ऐसे मोटे मोटे, जिस कारण से यह हमारे वायुमंडल को पार नहीं कर पाता है। और पार नहीं कर पाता है जिस कारण से यह गर्मी हमारे वायुमंडल में घूमते रहती है। इससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? तो हमारा जो वायुमंडल है संवहन विधि से गर्म होता है। संवहन विधि क्या होती है वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा और उसके बारे में मैं और बेहतर बता सकूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। वायुमंडल की बात चली है तो इसके लेयर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। तो वायुमंडल का पृथ्वी के सबसे नज़दीक का लेयर कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। कौन सा लेयर है? ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं। आप फोटो देख सकते हैं तस्वीर में। सबसे वायुमंडलीय जितनी घटनाएं होती हैं, मौसमी जितनी भी घटनाएं होती हैं हमारे पृथ्वी पर, या किस मंडल में होती है? ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल में होती है। अब ये जान लें क्षोभमंडल की मोटाई कितनी है? कितनी है? 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक। कितनी है? 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर। दूसरी चीज़ जान लीजिए कि यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर 12 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। मोटाई, राइट ना। नेक्स्ट पॉइंट आप ये जान लीजिए कि जब हम इस
ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा वायुमंडल का ताप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कितना बढ़ता है? तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ती है। अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगी। कितनी? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगी, राइट ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी हमें इस चीज़ को एक एक पॉइंट को समझेंगे तो बहुत आसान होगा कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना। नेक्स्ट है, इसमें जो मौसमी घटनाएं होती हैं इसी के कारण इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन मंडल। आइए नेक्स्ट लेयर को देखते हैं। आपका नेक्स्ट लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। इसी मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, राइट ना। तो ये समताप मंडल है। समताप मंडल की खासियत जान लीजिए, इसमें तापमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने के कारण इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं ज़्यादा नहीं होती हैं, जिस कारण से वायुयान यानी हवाई जहाज़ को चलाने में यह आदर्श माना जाता है। मैक्सिमम हवाई जहाज़ इसी मंडल में चलाए जाते हैं। इसकी मोटाई जान लीजिए, इसकी मोटाई है 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक। और एक बात और जान लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि यह ध्रुवों पर 0 हो जाती है, बहुत पतली, लगभग नहीं के बराबर हो जाती है, राइट ना। नेक्स्ट आता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में जान लीजिए, यह हमारे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित कर देती है, वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, जिससे हमारा वायुमंडल अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षित होता है। अगर यह ओजोन लेयर नहीं हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि यह इतना हानिकारक है कि हर एक चीज़ को जला देगा। इसमें एक चीज़ और है, ओजोन लेयर में जान लीजिए कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में वृद्धि होती है। ओजोन का फॉर्मूला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, देख लीजिए। O3 क्या है? O3। ऑक्सीजन का क्या है? O2। और हमारा ओजोन का क्या है? O3। चलिए राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट मंडल में ये नेक्स्ट लेयर जो है वो है आयनोस्फेयर। क्या है? आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में आयन मंडल बोलते हैं इसको। इसकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई है 60 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर, राइट ना। और इसका काम क्या है? इसका काम है जो हमारे संचार उपग्रह है, संचार के साधन है जैसे टेलीविज़न, रेडियो, ये सभी में मदद करता है, क्योंकि इसमें आयन पाए जाते हैं। आयन क्या होता है जो आप नेक्स्ट क्लास में हम जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको इसके बारे में बता दूंगा। फिर भी मोटा मोटी समझिए, यह ऋण आवेशित कण होते हैं, यानी आवेशित कण होते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाते हैं, जिससे इसका कारण क्या है? कम दाब होने की वजह से इस प्रकार की संरचना हो जाती है, और अल्ट्रावायलेट किरणें भी इसमें मदद करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अब बच गया क्या लास्ट में? बाह्यस्फीयर, मतलब बाह्यमंडल जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। इसकी मोटाई कितनी है? 640 किलोमीटर टू पूरा अंतरिक्ष तक चला गया, राइट ना। यह सबसे ऊपर होने की वजह से इसमें सारी हल्की गैस पाई जाती है। हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। भारी गैसें यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। दूसरी बात ये चीज़ जान लीजिए कि अरोरा बोरियस, अरोरा ऑस्ट्रेलियस, यह जो पिछली कक्षाओं में बताया गया है वह इसी मंडल में दिखाई देती है। किस मंडल में दिखाई देती है? इसी मंडल में दिखाई देती है। देखिए, अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बोरियस। अरोरा ऑस्ट्रेलियस क्या होता है? यह आपका जब सौर ज्वाला जब विस्फोटित होती है तो उससे जो विकिरण निकलता है और हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह दोनों ध्रुवों पर एक चमक पैदा करती है। वही चमक को उत्तरी ध्रुव पे अरोरा बोरियस और दक्षिणी ध्रुव पे अरोरा ऑस्ट्रेलियस। आप अंदाजा इससे भी गेस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारे दक्षिण में है, नीचे है, इसी से शायद इसका नाम पड़ा होगा, मे बी, बट आपको याद रखने में आसानी होगा कि हम कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नीचे है, इसलिए नीचे क्या होगा? अरोरा ऑस्ट्रेलियस हो जाएगा, और ऊपर वाले को अरोरा बोरियस बोलते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर में आपको देखिए संरचनाओं के बारे में बताया हूँ। वायुमंडल की संरचना किससे है? ये देखिए 78% नाइट्रोजन है, आपका आर्गन 0.93 है, ऑक्सीजन 20.99 यानी लगभग 21% है, और बाकी गैसों के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो अभी जस्ट मैं इससे पहले बता रहा था ऊष्मा संचलन के बारे में। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं चालकता या चालन। क्या बोलते हैं? चालकता या चालन। सॉरी। जब कोई पदार्थ गर्म करते हैं, ठोस वस्तु को गर्म करते हैं, तो उसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, फिर भी वो बाजू वाले कण को गर्म करती है, वह उसके बाजू वाले कण को गर्म करती है, और एक समय ऐसा आता है
कि वह पूरा वस्तु या ठोस पदार्थ गर्म हो जाता है। जैसे आप कभी स्टील को या लोहे के एक कोई छड़ को एक सिरा को गर्म करेंगे, कुछ देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ के पास भी वह गर्म हो गया है। तो किस विधि से गर्म हुआ है? तो चालन विधि से गर्म हुआ है। इसके कण एक जगह ही रहते हैं, वह मूव नहीं करते। मगर संवहन में क्या होती है? वह कण मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और यह कब हो सकता है पॉसिबल? तो सिर्फ गैस और द्रव में पॉसिबल है, क्योंकि उसके जो अणुओं के बंधन होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और वो आसानी से मूव कर सकते हैं। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? संवहन। जैसे देख लीजिए, इसका प्रोसेस क्या है। जब कोई भी द्रव या गैस गर्म होने के बाद क्या होती है? हल्की हो जाती है। क्या होती है? हल्की होती है और यह ऊपर उठती है। क्या होती है? ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो ये प्लेस खाली होता है। जब ये प्लेस खाली होता है तो भारी गैस या भारी द्रव यहाँ आती है, फिर यह गर्म होती है, फिर यह ऊपर जाती है, फिर यह गर्म होती है, हल्की खाली होने के बाद फिर हल्की वाली आती है। इस तरह से यह पूरा द्रव या पूरा गैस गर्म हो जाता है। राइट। नेक्स्ट आता है विकिरण। विकिरण के बारे में बताएं कि यह जब अत्यधिक कोई भी वस्तु गर्म होती है तो इससे विकिरण पैदा होती है, जो एक वेवलेंथ पैदा होती है, और वह इसको गुजरने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। यह निर्वात में भी जाती है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा माध्यम निर्वात में भी पॉसिबल है। निर्वात मतलब होता है वैक्यूम, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि गैस भी नहीं है, तो उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। तो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है कि जब सूर्य गर्म होता है तो उसके वेवलेंथ सीधा हमारे धरती पर आ जाते हैं। तो वह किस विधि से आते हैं? विकिरण विधि से आते हैं। और उसके बाद टकराने के बाद हमारे पृथ्वी से लॉन्ग वेव निकलते हैं और वह हमारे वायुमंडल को गर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर राजेंद्र अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अंबेडकर साहब के अनुसार जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह संविधान की हृदय या आत्मा है। यह इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए, मौलिक अधिकार की बात आई है तो थोड़ा मौलिक अधिकार को हम लोग जान लेते हैं। मौलिक अधिकार प्रोवाइड किया गया था ताकि हम अपनी स्वतंत्रता, आज़ादी और जो आज़ादी प्राप्त की और जो अपने कर्तव्य हैं वो अपने अच्छी तरह से निभा सके, यानी मतलब पूरी आज़ादी से जी सके। इसलिए हमें मौलिक अधिकार दिए गए, क्योंकि अंग्रेजों के समय ये अधिकार नहीं होने की वजह से ही हम गुलाम माने जाते थे, इसलिए हमें अधिकार दिए गए। अंग्रेजों के समय में हमारे पास क्या नहीं था? तो यही मौलिक अधिकार नहीं था, इसलिए हम लोग गुलाम थे। ऐसा नहीं कि शासन नहीं था, शासन भी था, क्षेत्रफल भी था, सभी चीज़ था, बट क्या नहीं था? तो मौलिक अधिकार नहीं था। इस कारण से हम गुलाम माने जाते थे। तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे मौलिक अधिकारों पर ही दिया गया। राइट। अब थोड़ा मौलिक अधिकार को हम अच्छी तरह समझते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो आप पढ़े भी होंगे। सबसे पहला अधिकार क्या होता है? समानता का अधिकार। ये देखिए आपका समानता का अधिकार, इसमें हम थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं। समानता का अधिकार जैसे देख लीजिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना में है? सबसे पहले वो जान लेंगे, एक एक जानेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो समानता का अधिकार 14 से 18 में है। शोषण के विरुद्ध, जो शोषण का विरुद्ध छोड़ दिया, बाद में उसको बताता हूँ। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कब है? स्वतंत्रता अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से लेकर 22 तक है। फिर शोषण का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 23 से लेकर 24 है। धार्मिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आपका धार्मिक अधिकार 25 से लेकर 28 तक है, अनुच्छेद 28 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि समानता का अधिकार कहाँ है? 14 से 18। शोषण का विरुद्ध अधिकार कहाँ है? 23 से 24। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? 1922, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो यानी ये जो अनुच्छेद है वह हमारे अधिकारों को प्रोवाइड करते हैं और हमें अधिकार देते हैं। नेक्स्ट, अभी देख लीजिए, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, साथ ही साथ हमें भी प्राप्त है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अंग्रेजों को मतलब विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है इस चीज़ को। तो सबसे पहला आपका है अनुच्छेद 15, यानी जाति, लिंग, मूल, जन्मस्थान आदि के अनुसार जो विभेद किया जाता है, मतलब वो चीज़ आपका वो समानता उनको नहीं दिया गया है। यानी जाति, लिंग, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर हम अंग्रेजों को समानता नहीं दे सकते, यानी अंग्रेजों नहीं, विदेशियों को समानता नहीं दे सकते। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 16 में आप PCS का एग्ज़ाम देते होंगे, अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग, जो भी जितने भी सर्विसेज हैं
उसमें एक खास प्रबंध किया गया है कि भाई राज्य वाले को इतना 50% 20% आरक्षण रहता है। तो यह जो आरक्षण जो दिया गया है वह क्या है, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राइट। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19। इसमें क्या है, बोलने की आज़ादी, वाक की स्वतंत्रता, निर्बाध आचरण, निवास करना, ये सभी कहाँ है, 19 में है। और यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, यह भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और शिक्षण संस्थाओं का स्थापना और प्रसार, इसके संबंध में अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार अनुच्छेद 30 में है, यह भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो अब विदेशियों को कौन कौन सा नहीं प्राप्त है, आप थोड़ा क्रमबद्ध में याद रख सकते हैं इस चीज़ को, राइट ना। तो आसानी होगा। सबसे पहले 15, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, 15 और 16 कंटिन्यू है, राइट। 19 को छोड़ दीजिए, फिर आपका 29 और 30, यानी 15 16 लास्ट का 29 30, ये जो है ये याद रखने में आसानी होगा। और बीच में 19 है। ये सभी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया। इसका आंसर जानने से पहले आप ये देख लीजिए, इसका यह है आपका वृद्धेश्वर मंदिर। कौन है, यह है आपका वृद्धेश्वर मंदिर। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको यह जान लेते हैं कि यह वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनाया। यह आपको बनाया है राजा राज प्रथम ने। कौन किसने बनाया है, राजा राज प्रथम। यह किस वंश के थे, यह चोल वंश के थे। किस वंश के थे, चोल वंश के। आइए हम प्रश्न पे अब ध्यान देते हैं। तो तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, इसी को वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, किसने बनाया, राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम ने बनाया था, राजा राज प्रथम। अब थोड़ा चोल वंश के बारे में जानते हैं। चोल वंश के बारे में हमारे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वंश है। इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला। इसके संस्थापक कौन है, तो विजयालय है। कौन है, विजयालय, राइट। इसकी स्थापना 850 ईस्वी में मानी जाती है, राइट ना, 850 ईस्वी में मानी जाती है। अब एक एक थोड़ा वंश इसके, हाँ, इसके प्रमुख देन जान लीजिए। यह स्थानीय स्वशासन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। स्थानीय स्वशासन, जो नगरीय स्वशासन मतलब ग्रामीण स्वशासन, यानी अभी जो स्थानीय स्वशासन के रूप में हमारा ये है, पंचायती राज है, नगर पालिका है, ये सभी उस समय में देखने को मिलता था। और दूसरा इसकी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, नौसेना। चोल वंश नौसेना के लिए प्रसिद्ध रही है। यही एक वैसे वंश है जो नौसेना इसकी बहुत स्ट्रांग थी। इसी के कारण यह श्रीलंका पर भी अधिकार कर चुके थे। श्रीलंका पर अधिकार करना, अब देखिए बात है, श्रीलंका पर किसने अधिकार किया था, तो श्रीलंका पर हमारे राजेंद्र प्रथम ने अधिकार किया था। किसने किया था, राजेंद्र प्रथम ने। और राजेंद्र प्रथम ही है जो आपका गंगा पार, मतलब गंगा तक चले गए थे, यानी दक्षिण से हमारे उत्तर के गंगा तक चले गए थे, इसलिए गंगा चोलपुरम उनका उपनाम भी रखे थे, गंगा से जोड़कर, राइट ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देश सिद्धांत को अधिपत्य किया था। ये आप बात जान लीजिए कि आपको इसके बारे में जो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। 42 का जो संविधान संशोधन है, यानी 42वां संविधान संशोधन है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संशोधन माना जाता है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान के रूप में जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 42वां संविधान संशोधन, राइट। इसके बारे में मौलिक अधिकार पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरा मौलिक अधिकार एक एक पॉइंट, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, ताकि आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो पीसीएस हो, स्टेट का हो या यूपीएससी हो, हर एक क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी प्रणाली किसने विकसित किया था, तो हमारे अकबर ने किया था। मनसबदारी क्या है, एक छोटी सी सैन्य व्यवस्था थी जो उस समय के जो लोग होते थे, जो संपन्न लोग थे, वो अपने पास सैनिक रखते थे, मनसबदार रखते थे, उसी को हम लोग मनसबदारी प्रथा कहते हैं। और यह शुरुआत किसने की थी, अकबर ने की थी। मगर सबसे ज़्यादा मनसबदार पूछा जाए एग्जाम में, तो सबसे ज़्यादा मनसबदार किसके समय में थे, तो औरंगजेब के समय में थे। किसके समय में थे, औरंगजेब के समय में थे, राइट ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब जरा ये क्या बोलते हैं, ये मुगल वंश की बात आई है तो थोड़ा मुगल वंश को भी समझ ले। मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो ये आपको मालूम होगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर है, राइट ना, मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। उसके बाद अकबर इसका सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है, राइट ना।
और इसके बारे में 2 युद्ध इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कौन है? एक 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के समय लड़ा गया, और दूसरा है 1556 का पानीपत का द्वितीय युद्ध जो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। राइट, चलिए आगे चलते हैं। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? देखिए अभी जस्ट उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी कि किसने किया था, तो आपका राजेंद्र प्रथम। किसने किया था? राजेंद्र प्रथम। चोलवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, राइट ना। चलिए नेक्स्ट, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाएं तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा कार्यभार? हमारे मुख्य न्यायाधीश। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर राष्ट्रपति नहीं रहे या बीमार हो जाए या उनका डेथ हो जाए एक्सीडेंटली, तो राष्ट्रपति कौन बन जाएंगे? उपराष्ट्रपति। किसी कारण से उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं रहे तो कौन बन जाएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहे तब कौन बन जाएंगे? तो जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है, यानी कितना छोटा है? यह पिछली कक्षा में मैं बहुत डिटेल से बताया हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 किलोमीटर या 43 किलोमीटर मैं बताया था, कभी कभी 43 किलोमीटर भी देता है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2 विशाल भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी को क्या कहते हैं? तो भूसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भूसंधि। भूसंधि क्या होती है? एक जैसे मान लीजिए ये आपका एक बड़ा भूखंड है, राइट ना, भूखंड है, और ये भी एक बड़ा भूखंड है, और चारों तरफ क्या है? ये जल है, इधर भी जल है। तो ये जो जुड़ रही है पट्टी, यहाँ पे जो जोड़ रही है, उस पट्टी को ही हम लोग भूसंधि कहते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसका आंसर आप जानते होंगे। इसका आंसर क्या है? 1942। यह लिनलिथगो के समय, इनके गवर्नर उस समय कौन थे? तो लिनलिथगो थे। अभी जरा 42 के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि यह अप्रैल 1942 को गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में एक शीर्षक प्रकाशित किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोलते हैं, प्रकाशित किया। बाद में वर्धा में इसका प्रस्ताव लाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए वर्धा कमेटी में इसका प्रस्ताव लाया गया। बाद में 8 अगस्त 1942 को यह आपका प्रस्ताव स्वीकार किया गया, राइट ना। और 9 अगस्त 1942 को यह शुरू हो गई। 9 अगस्त 1942 को यह शुरू हो गई, राइट ना। तो ये चीज़ें हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि करो और मरो का नारा किस आंदोलन का समय दिया गया? तो 1942 आंदोलन, 1942 के आंदोलन के समय में ही करो और मरो का नारा दिया गया। जब आंदोलन प्रारंभ हुआ 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, तो अगले ही दिन अंग्रेजों ने सभी प्रसिद्ध नेताओं को कैद कर लिया। सभी प्रसिद्ध नेताओं को क्या कर लिया? कैद कर लिया। कैद करने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया, अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग में बंद कर दिया। उसके बाद जो कमान है, ये आंदोलन का कमान हर एक नागरिकों के पास था, यानी यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। अंग्रेजों ने यहाँ तक कहा था कि इसमें हिंसा हो रही है गांधी जी को, तो आप इसे वापस ले लें। तब गांधी जी ने वापस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इससे आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता, और जब वो अंग्रेज जब हिंसा कर रहे हैं तो ये हमारे भारतीय भी अगर किए तो जस्ट विपरीत क्रिया थी, इसलिए गांधी जी ने इस पर एक्शन नहीं लिया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है? आपका संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं, राइट। इसके बारे में मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, यह आपका भारत छोड़ो आंदोलन का मैं तस्वीर लगाया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं गांधी जी हैं, और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी दिया हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी, राइट ना। इसी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो इसी को हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं, और अभी हाल ही में आपके हमारे प्रधानमंत्री ने इस पर अगस्त महीने को बहुत ही क्रांतियों का महीना भी कहा था, क्योंकि मैक्सिमम क्रांतियाँ अगस्त महीने में हुई थी, राइट। चलिए आपका इस प्रकार से देखिए
करो और मरो का नारा यहाँ दिया गया है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1900 को ग्वालियर टैंक में जो हुआ था, मौलाना आज़ाद के अध्यक्षता में इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ। ये देखिए वर्धा में यह प्रस्ताव लाया गया था, मगर इसको प्रस्ताव लाया गया था, मगर ये जो स्वीकार किया गया वो कहाँ किया गया था, आपका ग्वालियर टैंक के, मुंबई के ग्वालियर टैंक में इसको स्वीकार किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, राइट ना। चलिए इसी प्रश्न के साथ हम अपना क्लास आज का समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।